नमस्कार दोस्तों, आज हम समझने वाले हैं वर्ग 15 के तत्वों की संयोजकता और ऑक्सीकरण अवस्था। संयोजकता क्या होती है, ऑक्सीकरण अवस्था क्या होती है। तो यहाँ पर हम एक उदाहरण लेते हैं, जल का अणु जिसमें ऑक्सीजन 2 हाइड्रोजन परमाणुओं के साथ बंध बनाती है। एक सहसंयोजक बंध में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। चूँकि यहाँ पर ऑक्सीजन के द्वारा बनाए गए बंधों की संख्या 2 होती है, तो ऑक्सीजन की संयोजकता 2 होती है। किसी भी अणु में परमाणु के द्वारा बनाए गए बंधों की संख्या को संयोजकता कहते हैं। हाइड्रोजन के द्वारा केवल एक सहसंयोजक बंध बनाया जाता है, तो हाइड्रोजन की ऑक्सीकरण अवस्था 1 होती है। अब हम देखते हैं ऑक्सीकरण अवस्था क्या होती है। अणु में बंध होते हैं और भिन्न भिन्न प्रकार के परमाणु होते हैं, तो किसी परमाणु की विद्युत ऋणता अधिक होती है और किसी परमाणु की विद्युत ऋणता कम होती है। विद्युत ऋणता का मतलब क्या है? बंध के इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर आकर्षित करने की क्षमता या प्रवृत्ति उस तत्व की विद्युत ऋणता कहलाती है। मान लो ऑक्सीजन की विद्युत ऋणता हाइड्रोजन से अधिक होती है, तो बंध के दोनों इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन के समीप आ जाते हैं। ऑक्सीजन बंध के इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर आकर्षित करती है। एक सहसंयोजक बंध में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं और ये साझे के इलेक्ट्रॉन होते हैं। इनमें से एक इलेक्ट्रॉन ए परमाणु का होता है और दूसरा इलेक्ट्रॉन बी परमाणु का होता है। मान लो बी परमाणु की विद्युत ऋणता अधिक है, तो दोनों इलेक्ट्रॉन इस बी परमाणु के समीप आ जाते हैं। चूँकि इनमें से एक इलेक्ट्रॉन तो बी परमाणु का है और दूसरा इलेक्ट्रॉन ए परमाणु का है, तो क्या आप बता सकते हो इस बी परमाणु में कितने इलेक्ट्रॉन की वृद्धि होती है? इस बी परमाणु में केवल एक इलेक्ट्रॉन की वृद्धि होती है, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन तो स्वयं का होता है और दूसरा इलेक्ट्रॉन इस दूसरे परमाणु का होता है, तो इसमें इलेक्ट्रॉन की वृद्धि, इसमें केवल एक इलेक्ट्रॉन की वृद्धि होती है, तो इस पर एक ऋण आवेश आ जाता है। इस ए परमाणु से कितने इलेक्ट्रॉन दूर चले जाते हैं? इस ए परमाणु से केवल एक इलेक्ट्रॉन दूर चला जाता है, क्योंकि यह इलेक्ट्रॉन इसी का होता है और इससे दूर चला जाता है, तो इस पर धनावेश आ जाता है, एक धनावेश। इस तरह से अणु में किसी परमाणु पर उत्पन्न आवेश उस परमाणु की ऑक्सीकरण अवस्था कहलाता है। इस बंध के इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन के समीप जाते हैं, तो यहाँ पर इस बंध के कारण ऑक्सीजन पर एक इलेक्ट्रॉन की वृद्धि होती है। इस दूसरे बंध के कारण इस ऑक्सीजन पर एक इलेक्ट्रॉन की वृद्धि होती है, तो ऑक्सीजन पर 2 ऋणावेश आ जाता है। हाइड्रोजन का एक इलेक्ट्रॉन दूर चला जाता है, तो इस पर एक धनावेश, इसी तरह इस दूसरे हाइड्रोजन पर एक धनावेश आ जाता है। इस तरह से उत्पन्न आवेश को ऑक्सीकरण अवस्था कहा जाता है। दोस्तों, यहाँ पर मैं आपको एक जानकारी के लिए बता देता हूँ कि संयोजकता और ऑक्सीकरण अवस्था दोनों बराबर भी हो सकते हैं और बराबर नहीं भी हो सकते हैं। वर्ग 15 के तत्वों की सामान्य संयोजकता मतलब कॉमन वैलेंसी कितनी होती है? 3। मतलब सभी तत्वों में पाई जाने वाली संयोजकता 3 होती है। 3 क्यों होती है? तो आपको पता है, वर्ग 15 के तत्वों के बाह्यतम कोश में इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं? 2 और 3, 5 होते हैं। नाइट्रोजन की बाह्यतम कक्षा दूसरी है, फास्फोरस की बाह्यतम कक्षा तीसरी है और बाह्यतम कक्षा के इलेक्ट्रॉन या बाह्यतम कोश के इलेक्ट्रॉन की संख्या यहाँ पर 5 है। अष्टक पूरा करने के लिए इस नाइट्रोजन को कितने इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता है? 3 इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता है। मतलब नाइट्रोजन के बाह्यतम कोश में 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं और नाइट्रोजन चाहता है कि बाह्यतम कोश में 8 इलेक्ट्रॉन हो जाए, तो इसे 3 इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता होती है। तो इसकी संयोजकता कितनी होगी? 3।
इसके द्वारा बनाए गए बंधों की संख्या कितनी होगी? 3। यह सामान्य संयोजकता है और यह पूरे ग्रुप की संयोजकता है, इस पूरे समूह की संयोजकता है। विस्तृत संयोजकता, इस 3 के अलावा इस ग्रुप के तत्व 5 संयोजकता भी प्रदर्शित करते हैं। वर्ग 16 के तत्वों की सामान्य संयोजकता 2 होती है, क्योंकि इनके बाह्यतम कोश में 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं। यहाँ भी आप देख सकते हो, इसमें से 10 हटा दो तो 5, 6, 7, 8। वर्ग नाइट्रोजन के बाह्यतम कोश में 5 इलेक्ट्रॉन है। वर्ग 16 के तत्वों के बाह्यतम कोश में 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं। अष्टक पूरा करने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता होती है, तो इनकी कॉमन वैलेंसी सामान्य संयोजकता 2 होती है। और विस्तृत संयोजकता मतलब 2 के अलावा ये तत्व 4 और 6 संयोजकता भी प्रदर्शित कर सकते हैं। वर्ग 17 के तत्वों की संयोजकता सामान्य संयोजकता 1 होती है, क्योंकि इनके बाह्यतम कोश में 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं। अष्टक पूरा करने के लिए इनको 1 इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता होती है, तो इनकी सामान्य संयोजकता 1 होती है। इनकी विस्तृत संयोजकता 1357 होती है। ये 7 तक संयोजकता प्रदर्शित कर सकते हैं। वर्ग 18 के तत्वों की संयोजकता 0 होती है, क्योंकि इनके बाह्यतम कोश में 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं। इनका अष्टक पूर्ण होता है। इनका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हम इस तरह से लिखते हैं। इनका सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास NH2Np6 होता है। तो आप देख सकते हो 2 + 6। इनके बाह्यतम कोश में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 8। S और P कक्षक इलेक्ट्रॉन से पूरे भरे होते हैं। पूरे भरे कक्षक में ना तो हम इलेक्ट्रॉन को जोड़ सकते हैं और ना इलेक्ट्रॉन को बाहर निकाल सकते हैं। पूरे भरे कक्षक स्थायी होते हैं। तो वर्ग 18 के तत्व अक्रिय होते हैं, किसी दूसरे तत्व के परमाणु के साथ कोई क्रिया नहीं करते, कोई बंध नहीं बनाते, तो इनकी संयोजकता 0 होती है। ये सभी गैसीय तत्व होते हैं और ये परमाणु के रूप में पाए जाते हैं, अणु के रूप में नहीं पाए जाते। परंतु इनमें से कुछ तत्व है जिनकी संयोजकता होती है 2, 4, 6, 8। विशेष स्थितियों में क्रिप्टॉन, ज़ीनॉन ये तत्व अन्य तत्वों के साथ बंध बना लेते हैं, जैसे क्रिप्टॉन फ्लोराइड, जिनोन फ्लोराइड। यहाँ पर क्रिप्टॉन का डाईफ्लोराइड है, यहाँ पर जिनोन का टेट्राफ्लोराइड है। मतलब यहाँ पर क्रिप्टॉन की संयोजकता 2 है, जिनोन की 4 है। यहाँ पर जिनोन की संयोजकता 6। इनकी अधिकतम संयोजकता 8 हो सकती है, परंतु ये संयोजकताएं विशेष परिस्थितियों में प्रदर्शित करते हैं। इनकी सामान्य संयोजकता 0 ही होती है। तो आगे बढ़ते हैं। वर्ग 15 के तत्वों की संयोजकता। तो वर्ग 15 के सभी तत्वों की सामान्य संयोजकता कितनी होती है? 3। मतलब ये सभी 3 संयोजकता प्रदर्शित करते हैं। नाइट्रोजन की संयोजकता केवल 3 होती है। फास्फोरस की संयोजकता 3, 5 होती है। नाइट्रोजन 5 संयोजकता प्रदर्शित नहीं करता, केवल 3 संयोजकता होती है। नाइट्रोजन क्लोरीन के साथ जुड़कर NCl3 बनाता है, नाइट्रोजन ट्राइक्लोराइड बनाता है, जबकि फास्फोरस ट्राइक्लोराइड भी बनाता है, फास्फोरस पेंटाक्लोराइड भी बनाता है, क्योंकि इसकी संयोजकता तो 3 भी होती है और 5 भी होती है। परंतु क्यों होती है फास्फोरस की संयोजकता 5 क्यों होती है? तो इस बात को समझना होगा। जब नाइट्रोजन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखते हैं तो नाइट्रोजन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास दूसरी कक्षा पर समाप्त हो जाता है और दूसरी कक्षा में डी उपकोष नहीं होता। जबकि फास्फोरस की बात करते हैं तो फास्फोरस का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास तीसरी कक्षा पर समाप्त होता है और तीसरी कक्षा में डी उपकोष होते हैं। फास्फोरस में 3D उपकोष होता है जो खाली होता है। उसी रिक्त 3D कक्षक के कारण फास्फोरस की संयोजकता 5 भी होती है, जबकि नाइट्रोजन में रिक्त डी कक्षक नहीं होता, तो इसकी संयोजकता केवल 3 होती है। चलो इस बात को व्हाइट बोर्ड पर हम विस्तार से समझते हैं, अच्छी तरह से समझते हैं। फास्फोरस का परमाणु क्रमांक 15 होता है। इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 1s2 2s2 2p6 3s2 3p3 होता है। अगर हम इस क्रम को आगे लिखते हैं तो इसके बाद 4s आता है, 3d आता है, 4p आता है, परंतु ये सभी कक्षक रिक्त होते हैं, इनमें इलेक्ट्रॉन नहीं होते, तो इनको हम हटा देते हैं। चूँकि फास्फोरस का बाह्यतम कोश सबसे बाह्यतम कक्षा
तीसरी कक्षा होती है और इसी तीसरी कक्षा में डी उपकोष होते हैं, तो 4s को हटा देते हैं और यहाँ पर हम 3d को बना देते हैं। फास्फोरस के बाह्यतम कोश में एस, पी, डी तीनों प्रकार के उपकोष होते हैं। एस और पी में इलेक्ट्रॉन उपस्थित होते हैं, परंतु डी में इलेक्ट्रॉन अनुपस्थित होते हैं। इसमें इलेक्ट्रॉन की संख्या 0 होती है। इसको कहा जाता है रिक्त डी कक्षक। इसमें 5 कक्षक होते हैं और पांचों कक्षक क्या होते हैं? खाली, रिक्त होते हैं। इस पी में 3 कक्षक होते हैं, एस में 1 कक्षक होता है। एस उपकोष में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, पी में यहाँ पर केवल 3 इलेक्ट्रॉन है। तो पहले हम प्रत्येक कक्षक में 1 इलेक्ट्रॉन भरते हैं और 3 से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन होते हैं तो हम जोड़ा बनाते हैं, परंतु यहाँ पर इलेक्ट्रॉन की संख्या केवल 3 है। जब फास्फोरस इस क्लोरीन के साथ अभिक्रिया करता है तो PCl3 बनाता है। इसमें फास्फोरस की ऑक्सीकरण अवस्था +3 होती है और संयोजकता 3 होती है, क्योंकि फास्फोरस इन 3 इलेक्ट्रॉन का उपयोग बंध निर्माण में करता है। क्लोरीन के बाह्यतम कोश में 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं और अष्टक पूरा करने के लिए इसे 1 इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता होती है। फास्फोरस के बाह्यतम कोश में 2 और 3 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं और इसे अष्टक पूरा करने के लिए 3 इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता होती है। तो फास्फोरस का 1 इलेक्ट्रॉन क्लोरीन के इस 1 इलेक्ट्रॉन के साथ साझा करता है। इसी तरह दूसरे क्लोरीन का 1 इलेक्ट्रॉन फास्फोरस के दूसरे इलेक्ट्रॉन के साथ साझा करता है। तीसरे क्लोरीन का 1 इलेक्ट्रॉन फास्फोरस के तीसरे इलेक्ट्रॉन के साथ साझा करता है। तो फास्फोरस के बाह्यतम कोश में 8 इलेक्ट्रॉन हो जाते हैं। साझे के इलेक्ट्रॉन पर सबका अधिकार होता है। तो क्लोरीन के यहाँ पर 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं और ये दोनों इलेक्ट्रॉन पर इस क्लोरीन का अधिकार होगा, तो 6 और 2 क्लोरीन का अष्टक पूरा हो जाता है। इस तरह से तीनों क्लोरीन परमाणु फास्फोरस के साथ सहसंयोजक बंध द्वारा जुड़ जाते हैं। परंतु जब फास्फोरस को गर्म करते हैं, इसको ऊर्जा देते हैं, तो यह क्लोरीन के साथ क्रिया करके PCl5 बनाता है। इसमें फास्फोरस के साथ 5 क्लोरीन परमाणु जुड़े होते हैं। फास्फोरस 5 सहसंयोजक बंध बनाता है। तो उसका कारण क्या है? जब फास्फोरस को हम गर्म करते हैं तो फास्फोरस उत्तेजित अवस्था में चला जाता है। उत्तेजित अवस्था क्या होती है? फास्फोरस को गर्म करते हैं, इसका मतलब हम फास्फोरस को ऊर्जा देते हैं। फास्फोरस में एस कक्षक और डी कक्षक की ऊर्जा में बहुत कम अंतर होता है। इन दोनों कक्षक की ऊर्जा में कम अंतर होता है। एस कक्षक में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। इसमें से 1 इलेक्ट्रॉन इस रिक्त स्थान में जा सकता है, रिक्त डी कक्षक में प्रवेश कर सकता है। यहाँ तक जाने के लिए ऊर्जा की आवश्यकता होती है, तो हम फास्फोरस को गर्म करते हैं, इसको ऊर्जा देते हैं और थोड़ी सी ऊर्जा मिलने पर 1 इलेक्ट्रॉन एस कक्षक से 1 इलेक्ट्रॉन इस रिक्त डी कक्षक में चला जाता है। तो इसी को हम कहते हैं फास्फोरस की उत्तेजित अवस्था और इस इलेक्ट्रॉन को बोला जाता है उत्तेजित इलेक्ट्रॉन। अब इस अवस्था में फास्फोरस कितने बंध बना सकता है? यहाँ पर 1 इलेक्ट्रॉन आ सकता है, यहाँ पर, यहाँ पर, यहाँ पर और यहाँ पर 1 2 3 4 5 इन पांचों कक्षक में 1 1 इलेक्ट्रॉन आ सकता है। तो यहाँ पर क्लोरीन का 1 इलेक्ट्रॉन आ जाता है, यहाँ पर क्लोरीन का 1 इलेक्ट्रॉन आ जाता है। तो इस तरह से क्लोरीन के 5 परमाणु
इस फास्फोरस के साथ इलेक्ट्रॉन का साझा करते हैं और फास्फोरस 5 सहसंयोजक बंध बनाता है। फास्फोरस के पास कुल इलेक्ट्रॉन की संख्या 2 2 2 2 2 कितनी हो जाती है? 10 हो जाती है। 10 इलेक्ट्रॉन हो जाते हैं। इसे हम क्या बोलते हैं? अष्टक का प्रसार। अष्टक का प्रसार या प्रसारित अष्टक। यहाँ पर फास्फोरस अष्टक के नियम का पालन नहीं करता है। जब किसी अणु में किसी तत्व के परमाणु के पास 8 से अधिक इलेक्ट्रॉन होते हैं, 8 से अधिक इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो उसे हम अष्टक का प्रसार कहते हैं। और जब हम नाइट्रोजन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखते हैं 1s2 2s2 2p3, तो नाइट्रोजन का बाह्यतम कोश दूसरी कक्षा होता है। आगे इलेक्ट्रॉन भरने का क्रम लिखते हैं 3s 3p 4s 3d 4p। तो इस क्रम को देखो, इसमें d कक्षक तीसरी कक्षा से प्रारंभ होते हैं, जबकि नाइट्रोजन में बाह्यतम कोश दूसरी कक्षा होता है और दूसरी कक्षा में डी कक्षक नहीं होते। मतलब नाइट्रोजन में डी कक्षक अनुपस्थित होते हैं। तो इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है नाइट्रोजन जब बंध बनाता है तो पी उपकोश के तीनों इलेक्ट्रॉन बंध निर्माण में भाग लेते हैं। तो नाइट्रोजन NH3 बना सकता है, जिसमें नाइट्रोजन 3 सहसंयोजक बंध द्वारा हाइड्रोजन के साथ जुड़ा होता है। नाइट्रोजन NCl3 बना सकता है, परंतु नाइट्रोजन NCl5 नहीं बना सकता। नाइट्रोजन 5 बंध नहीं बना सकता, क्योंकि नाइट्रोजन में डी कक्षक अनुपस्थित होते हैं। और फास्फोरस PCl5 बना सकता है, क्योंकि फास्फोरस में रिक्त डी कक्षक उपस्थित होते हैं। और इसी तरह आर्सेनिक एंटीमनी की संयोजकता भी 3 और 5 होती है। जिस तरह से फास्फोरस में रिक्त डी कक्षक के कारण फास्फोरस 5 संयोजकता प्रदर्शित करता है, ठीक उसी तरह आर्सेनिक एंटीमनी 4D और 5D रिक्त कक्षक की उपस्थिति के कारण 5 संयोजकता प्रदर्शित करते हैं। नाइट्रोजन पेंटाक्लोराइड नहीं बनाता, फास्फोरस पेंटाक्लोराइड बनाता है, आर्सेनिक एंटीमनी भी पेंटाक्लोराइड बनाते हैं। बिस्मथ में रिक्त डी कक्षक होते हैं, परंतु यह 5 संयोजकता प्रदर्शित नहीं करता। क्यों नहीं करता? इसका कारण है अक्रिय युग्म प्रभाव। अभी आप इस कारण का नाम याद रखो, वीडियो के अंत में इसे हम अच्छे से समझेंगे। बिस्मथ केवल एक यौगिक प्रदर्शित करता है। इस प्रकृति में इसका केवल एकमात्र यौगिक पाया जाता है जिसमें बिस्मथ की संयोजकता 5 होती है, BiF5, बिस्मथ पेंटाफ्लुओराइड। जबकि बिस्मथ पेंटाक्लोराइड नहीं बनाता, 5 संयोजकता वाले अन्य यौगिक नहीं बनाता। इस प्रभाव के कारण इसकी संयोजकता 5 नहीं होती। यह तो अपवाद है और इस अपवाद को आप याद रखना। केवल एक यौगिक है जिसमें इसकी संयोजकता 5 होती है, बाकी और कोई यौगिक नहीं होता जिसमें इसकी संयोजकता 5 हो। आगे बढ़ते हैं। इन संयोजकता के अलावा कुछ अपवाद और हैं जिनको आपको याद रखना होगा। नाइट्रोजन की अधिकतम संयोजकता 4 हो सकती है, क्योंकि इसमें एक S और 3 P कक्षक होते हैं। शेष अन्य तत्वों में S और P के साथ रिक्त D कक्षक भी पाए जाते हैं, तो इन तत्वों की संयोजकता 4 से अधिक होती है। नाइट्रोजन की हम बात करते हैं तो नाइट्रोजन में केवल S और P कक्षक होते हैं। S में 1 कक्षक होता है और P में 3 कक्षक होते हैं। 4 कक्षक, अधिकतम 4 कक्षक बंध निर्माण में भाग ले सकते हैं, तो नाइट्रोजन की अधिकतम संयोजकता 4 हो सकती है। परंतु नाइट्रोजन को छोड़कर फास्फोरस, आर्सेनिक, शेष अन्य तत्वों में S और P कक्षक के साथ साथ रिक्त D कक्षक भी होते हैं। एक S और 3 P कक्षक, कुल 4 कक्षक, और 5 D कक्षक, कुल 9 कक्षक बंध निर्माण में भाग ले सकते हैं। तो इसका मतलब है नाइट्रोजन के अलावा अन्य
इस नाइट्रोजन को छोड़कर बाकी सभी तत्वों की संयोजकता, अधिकतम संयोजकता 4 से ज़्यादा हो सकती है। तो होती है ना, 5 होती है, 6 भी हो सकती है। देखो PCl5 में फास्फोरस की संयोजकता 5 होती है, PF6- इसमें फास्फोरस की संयोजकता 6 होती है। और नाइट्रोजन की हम बात करते हैं तो NH3 में नाइट्रोजन 3 बंध बनाता है, नाइट्रोजन की संयोजकता 3 है। या अमोनिया है, नाइट्रोजन के बाह्यतम कोश में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 1 2 3 4 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं। नाइट्रोजन 3 बंध बनाता है, इस अणु में 3 बंध बनाता है, तो इसके पास एक एकाकी युग्म शेष होता है। जब इसके पास H+ आयन आता है, किसी अम्ल के द्वारा इसको H+ आयन दिया जाता है, तो अम्ल का H+ आयन क्या करता है? इस नाइट्रोजन से इस इलेक्ट्रॉन के जोड़े को लेता है, मतलब नाइट्रोजन इस इलेक्ट्रॉन युग्म को इस H+ आयन को देता है और चौथा उपसंयोजक बंध बनाता है। इस तरह से नाइट्रोजन पर धन आवेश आ जाता है क्योंकि वह इलेक्ट्रॉन देता है। तो यहाँ पर नाइट्रोजन की संयोजकता अधिकतम 1 2 3 4 4 होती है। और इसे हम लिखते कैसे हैं? एक नाइट्रोजन के साथ 4 हाइड्रोजन जुड़े होते हैं और इस पूरे अणु का कुल आवेश प्लस होता है, तो यहाँ पर लिख देते हैं। इसे हम अमोनियम आयन बोलते हैं। इस गैस का नाम अमोनिया होता है और इस धन आयन का नाम अमोनियम होता है। तो इस पर प्रश्न बन सकता है, आपसे पूछा जाता है कि नाइट्रोजन अधिकतम 4 संयोजकता प्रदर्शित करता है, जबकि नाइट्रोजन को छोड़कर उसी वर्ग के अन्य तत्व 4 से अधिक संयोजकता प्रदर्शित करते हैं। कारण बताओ। तो आपको इस कारण को लिखना है। चलो आगे बढ़ते हैं। वर्ग 15 के तत्वों की ऑक्सीकरण अवस्था। इन सभी तत्वों की सामान्य ऑक्सीकरण अवस्था -3 +3 और +5 होती है, और इनमें से नाइट्रोजन की केवल 2 ऑक्सीकरण अवस्थाएं होती है, -3 और +3। माइनस कब होती है? जब नाइट्रोजन ऐसे परमाणुओं के साथ जुड़ा होता है, जैसे नाइट्रोजन हाइड्रोजन के साथ जुड़ा है, हाइड्रोजन की विद्युत ऋणता कम होती है और नाइट्रोजन की विद्युत ऋणता अधिक होती है, तो बंध के इलेक्ट्रॉन नाइट्रोजन के समीप आ जाते हैं। इस ओर से नाइट्रोजन में 1 इलेक्ट्रॉन अधिक हो जाता है, इस ओर से 1 इलेक्ट्रॉन अधिक, इस ओर से 1 इलेक्ट्रॉन अधिक, नाइट्रोजन में 3 इलेक्ट्रॉन की अधिकता हो जाती है, तो नाइट्रोजन पर -3 आवेश आ जाता है। और जब नाइट्रोजन के साथ ऐसे परमाणु जुड़े होते हैं जिनकी विद्युत ऋणता नाइट्रोजन से अधिक होती है, इस बंध के इलेक्ट्रॉन नाइट्रोजन से दूर चले जाते हैं, तो नाइट्रोजन पर धनावेश आ जाता है। तो नाइट्रोजन की केवल 2 ऑक्सीकरण अवस्थाएं होती है, -3 +3। फास्फोरस की 3 होती है, -3 +3 के अलावा फास्फोरस +5 ऑक्सीकरण अवस्था प्रदर्शित करता है। कारण क्या है? फास्फोरस में रिक्त डी कक्षक होते हैं, आर्सेनिक में रिक्त डी कक्षक होते हैं, एंटीमनी में रिक्त डी कक्षक होते हैं। तो जिनमें रिक्त डी कक्षक होते हैं वो +5 ऑक्सीकरण अवस्था प्रदर्शित करते हैं, परंतु एंटीमनी यहाँ पर +5 तो प्रदर्शित करता है, -3 प्रदर्शित नहीं करता। क्या कारण है? और एक वर्ग में ऊपर से नीचे जाते हैं तो क्या होता है? परमाणु का आकार बड़ा होता जाता है। आकार बड़ा होने से क्या होता है? इलेक्ट्रॉन देने की प्रवृत्ति बढ़ती है। जब परमाणु का आकार बड़ा होता है तो बाह्यतम कोश के इलेक्ट्रॉन नाभिक से दूर चले जाते हैं। ऐसे इलेक्ट्रॉन पर नाभिक की पकड़ कमज़ोर हो जाती है, तो बड़े आकार के परमाणु सरलता से इलेक्ट्रॉन दे सकते हैं। और इलेक्ट्रॉन देने का गुण धात्विक गुण होता है, मतलब यह धातुओं का गुण होता है। तो एक वर्ग में ऊपर से नीचे जाने पर इलेक्ट्रॉन देने की प्रवृत्ति बढ़ती है, मतलब धात्विक गुणों में वृद्धि होती है। तो नीचे के तत्वों में धात्विक गुण अधिक होते हैं, तो ये इलेक्ट्रॉन लेते नहीं हैं, ये इलेक्ट्रॉन देते हैं। तो देते हैं तो इसका मतलब इनकी ऑक्सीकरण अवस्था प्लस में होगी, माइनस में नहीं होगी। तो एंटीमनी -3 प्रदर्शित नहीं करता, बिस्मथ -3 प्रदर्शित नहीं करता। बिस्मथ तो +5 ऑक्सीकरण अवस्था भी प्रदर्शित नहीं करता, और मैंने आपको कारण बताया है। इसका कारण है अक्रिय युग्म प्रभाव, और इस प्रभाव को अच्छे से समझना है तो वीडियो को लास्ट तक देखना। ऑक्सीकरण अवस्था के बाद हम कुछ और बातें समझ लेते हैं, इनको आप अपवाद बोल सकते हो। नाइट्रोजन और ऑक्सीजन के जो यौगिक होते हैं, उन यौगिकों में नाइट्रोजन +1 +2 +3 +4 +5 ऑक्सीकरण अवस्था प्रदर्शित कर सकता है। केवल नाइट्रोजन और ऑक्सीजन के यौगिकों में ऐसा होता है, तो यह अपवाद है, ठीक है।
ऑक्सीकरण, देखो नाइट्रस ऑक्साइड, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन का यौगिक है नाइट्रस ऑक्साइड। इसे हम लाफिंग गैस भी कहते हैं। इसे सूंघने पर हंसी चलती है, ही, तो इसे हम लाफिंग गैस भी कहते हैं। नाइट्रिक ऑक्साइड, नाइट्रोजन ट्राईऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन पेंटाऑक्साइड, इन सभी यौगिकों में नाइट्रोजन की ऑक्सीकरण अवस्था को हम कैलकुलेट करते, ज्ञात करते हैं। ऑक्सीकरण अवस्था ज्ञात करना तो आपको आता होगा, अगर नहीं आता है तो चलो थोड़ा सा समझा देता हूँ। नाइट्रस ऑक्साइड N2O, इसमें नाइट्रोजन की ऑक्सीकरण अवस्था ज्ञात करते हैं। आपको कुछ तत्वों की ऑक्सीकरण अवस्था को याद रखना होगा। हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, इन तत्वों की ऑक्सीकरण अवस्था को याद रखो। नाइट्रोजन की ऑक्सीकरण अवस्था हम ज्ञात करना चाहते हैं तो इसकी ऑक्सीकरण अवस्था को X मान लेते हैं। क्योंकि यहाँ पर नाइट्रोजन के 2 परमाणु हैं तो 2 परमाणुओं की कुल ऑक्सीकरण अवस्था 2X होगी। ऑक्सीजन का 1 परमाणु है और 1 परमाणु की ऑक्सीकरण अवस्था -2 होती है। किसी भी उदासीन अणु में सभी तत्वों के परमाणुओं की कुल ऑक्सीकरण अवस्थाओं का योग, चूँकि अणु उदासीन होता है तो कुल योग 0 के बराबर होता है। इस अणु पर कोई आवेश नहीं होता, यहाँ पर कोई आवेश लिखा हुआ नहीं है, तो सभी तत्वों की ऑक्सीकरण अवस्थाओं का योग 0 के बराबर होगा। X का मान निकाल लेते हैं, यहाँ से 2 हटाते हैं तो +2 डिवाइड 2 तो +1। नाइट्रोजन की ऑक्सीकरण अवस्था +1 होती है, इस अणु में +1 होती है। फास्फोरिक अम्ल H3PO4, फास्फोरस की ऑक्सीकरण अवस्था को ज्ञात करते हैं। हाइड्रोजन की ऑक्सीकरण अवस्था +1 होती है। चूँकि यहाँ पर हाइड्रोजन के 3 परमाणु हैं तो 3 से मल्टीप्लाई करते हैं। तीनों परमाणुओं की कुल ऑक्सीकरण अवस्था +1 × 3 होती है। फास्फोरस का 1 परमाणु है और उसकी ऑक्सीकरण अवस्था को X मान लेते हैं। ऑक्सीजन की ऑक्सीकरण अवस्था -2 होती है और यहाँ पर ऑक्सीजन के परमाणुओं की संख्या 4 है तो 4 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। और इन तीनों तत्वों की ऑक्सीकरण अवस्थाओं को जोड़कर 0 के बराबर लिख देते हैं, क्योंकि इस अणु पर कोई आवेश नहीं होता है। X का मान निकालते हैं, +3 + X -8 = 0। तो X = क्या होगा, -8 इधर आता है तो +8 हो जाता है, +3 इधर आता है तो -3 हो जाता है, +5। फास्फोरस की ऑक्सीकरण अवस्था +5 होती है। अगर आपसे कोई पूछता है किसी आयन में, जैसे Cr2O7 - 2, इस आयन में क्रोमियम की ऑक्सीकरण अवस्था निकालना है तो तरीका तो इसी के समान होता है। क्रोमियम की ऑक्सीकरण अवस्था को X मान लेते हैं। क्रोमियम के परमाणुओं की संख्या 2 है तो 2X, दोनों परमाणुओं की कुल ऑक्सीकरण अवस्था 2X। ऑक्सीजन की ऑक्सीकरण अवस्था -2 होती है और 7 ऑक्सीजन के परमाणु हैं तो -2 × 7 कितनी होगी, -14। क्रोमियम की ऑक्सीकरण अवस्था, ऑक्सीजन की ऑक्सीकरण अवस्था, दोनों तत्वों की ऑक्सीकरण अवस्थाओं का हम योग करते हैं। क्योंकि इस अणु पर आवेश -2 होता है तो इनका योग -2 के बराबर होगा। X का मान निकाल लेते हैं, 2X, यहाँ पर क्या हो जाता है, प्लस माइनस हो जाता है। अब हम X का मान निकालते हैं तो 2X = -2 और ये -14 इधर आता है तो +14 हो जाता है। अब आपको क्या करना है, इसको हल करना है तो क्या होगा, +12 और यहाँ से 2 हटाते हैं तो इसमें 2 का भाग चला जाता है, +6। इसे हम डाइक्रोमेट आयन कहते हैं और इस डाइक्रोमेट आयन में क्रोमियम की ऑक्सीकरण अवस्था +6 होती है। तो आपको ऑक्सीकरण अवस्था निकालना आना चाहिए, नहीं आता है तो इसे सीखो। तो इस यौगिक में नाइट्रोजन की ऑक्सीकरण अवस्था +1 है, इसमें +2 है, इसमें +3 है, इसमें +4, इसमें +5 है। तो नाइट्रोजन और ऑक्सीजन के यौगिकों में नाइट्रोजन +1 से +5 तक ऑक्सीकरण अवस्था को प्रदर्शित कर सकता है। नाइट्रोजन की +1 से +4 तक, +1 से +4 के बीच में
सभी ऑक्सीकरण अवस्थाएं अम्लीय विलयन में असमानुपातन प्रदर्शित करती। मान लो नाइट्रोजन का कोई यौगिक है, यह नाइट्रोजन का यौगिक है, इसे हम नाइट्रस अम्ल कहते हैं। तो यहाँ पर अम्ल का विलयन है और अम्लीय विलयन में नाइट्रोजन के यौगिक की कोई अभिक्रिया होती है तो वह अभिक्रिया असमानुपातन होती है। असमानुपातन कैसे होती है तो थोड़ा इसे ध्यान से समझना। देखो, इस यौगिक में नाइट्रोजन की ऑक्सीकरण अवस्था +3 होती है और इसमें यह नाइट्रिक अम्ल है। नाइट्रिक अम्ल में नाइट्रोजन की ऑक्सीकरण अवस्था +5 है। यह नाइट्रिक ऑक्साइड है, इसमें +2 है। इस यौगिक से नाइट्रिक अम्ल और नाइट्रिक ऑक्साइड बनता है। इस नाइट्रोजन से हम इस नाइट्रोजन तक जाते हैं तो हम क्या देखते हैं, ऑक्सीकरण अवस्था +3 से +2 हो जाती है। ऑक्सीकरण अवस्था में कमी हो जाती है और ऑक्सीकरण अवस्था में कमी को क्या कहा जाता है, अपचयन कहा जाता है। तो यहाँ पर अपचयन होता है नाइट्रोजन का। इस नाइट्रस अम्ल से नाइट्रिक अम्ल का निर्माण होता है। नाइट्रोजन की ऑक्सीकरण अवस्था +3 से +5 हो जाती है। इसका क्या मतलब है, इसका मतलब है कि नाइट्रोजन की ऑक्सीकरण अवस्था में यहाँ पर वृद्धि होती है। नाइट्रोजन की ऑक्सीकरण अवस्था +3 से +5 हो जाती है, इसका मतलब ऑक्सीकरण अवस्था में वृद्धि होती है। और वृद्धि को हम ऑक्सीकरण अवस्था में वृद्धि को ऑक्सीकरण कहा जाता है। तो यहाँ से यहाँ तक नाइट्रोजन का ऑक्सीकरण होता है, यहाँ से यहाँ तक नाइट्रोजन का अपचयन होता है। एक अभिक्रिया में एक अकेले तत्व का अपचयन भी होता है, ऑक्सीकरण भी होता है, दोनों साथ साथ होते हैं। इस प्रकार के तत्व को असमानुपातन तत्व कहते हैं और इस अभिक्रिया को असमानुपातन अभिक्रिया कहते हैं। यह रेडॉक्स अभिक्रिया का एक विशेष प्रकार है। रेडॉक्स अभिक्रिया में क्या होता है, अलग अलग पदार्थों का ऑक्सीकरण और अपचयन होता है। किसी एक पदार्थ का अपचयन होता है तो दूसरे पदार्थ का ऑक्सीकरण होता है, उसे हम रेडॉक्स अभिक्रिया कहते हैं। परंतु यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर अकेले एक पदार्थ का, एक तत्व का एक साथ अपचयन और ऑक्सीकरण दोनों हो जाता है। तो इस प्रकार की अभिक्रिया असमानुपातन अभिक्रिया होती है। नाइट्रोजन इस अभिक्रिया में असमानुपातन प्रदर्शित करता है। तो चलो अब हम आगे बढ़ते हैं। फास्फोरस के ऑक्सो अम्लों में फास्फोरस की ऑक्सीकरण अवस्था +1 और +4 भी होती है। यहाँ पर फास्फोरस के ऑक्सो अम्लों के सूत्र लिखे हुए हैं। ऑक्सो अम्ल क्या होते हैं तो यह तो हम आने वाले वीडियो में समझेंगे कि ऑक्सो अम्ल क्या होते हैं। यहाँ पर हमें केवल इन अम्लों में फास्फोरस की ऑक्सीकरण अवस्था निकालना आना चाहिए। तो यह आपके लिए एक तरह से होमवर्क है। आप अपनी कॉपी में इन अम्लों में फास्फोरस की ऑक्सीकरण अवस्था को कैलकुलेट करना। इसमें फास्फोरस की ऑक्सीकरण अवस्था +1 होगी, इसमें +3 होगी, इसमें +3 होगी, इसमें +4 होगी। +3 +5 ऑक्सीकरण अवस्था तो फास्फोरस प्रदर्शित करता है, परंतु इन ऑक्सो अम्लों में आपको +1 और +4 ऑक्सीकरण अवस्था भी नजर आती है। तो इसका मतलब है फास्फोरस के ऑक्सो अम्लों में, कुछ ऑक्सो अम्लों में फास्फोरस की ऑक्सीकरण अवस्था +1 और +4 भी होती है। इसे याद रखना और इनकी ऑक्सीकरण अवस्थाओं को निकालना। अब सबसे लास्ट में हमें समझना है सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक को, अक्रिय युग्म प्रभाव। इस प्रभाव के कारण वर्ग 15 में अंतिम तत्व न तो 5 संयोजकता प्रदर्शित करता है और न +5 ऑक्सीकरण अवस्था प्रदर्शित करता है। क्यों नहीं प्रदर्शित करता, इसका कारण अक्रिय युग्म प्रभाव है। एक वर्ग में ऊपर से नीचे जाते हैं तो क्या होता है, परमाणुओं का आकार बढ़ता है, परमाणुओं के भार में वृद्धि होती है। तो इस वर्ग में सबसे भारी तत्व, बड़ा तत्व कौन सा होगा, बिस्मथ। भारी तत्वों में क्या होता है, भारी तत्वों में ये होता है, यहाँ पर लिखता हूँ 6s2 6p3 और आपको पता है इस क्रम को हम आगे बढ़ाते हैं तो यहाँ 7s और फिर यहाँ पर आता है 5f और फिर 6d। मतलब इस क्रम को आगे बढ़ाते हैं तो आपको इस कक्षा 6 में रिक्त 6d कक्षक नजर आता है। यह कक्षक खाली होता है, रिक्त होता है। और एस उपकोष में एक कक्षक होता है जिसमें 2 इलेक्ट्रॉन है। बिस्मथ भारी तत्व है और भारी तत्वों में क्या होता है, एस कक्षक और डी कक्षक की ऊर्जा में अंतर बहुत अधिक होता है। अगर आप इस एस कक्षक के इलेक्ट्रॉन को उत्तेजित करना चाहते हो,
आप चाहते हो कि यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन इस रिक्त कक्षक में चला जाए, तो ऐसा नहीं होगा। इस बिस्मथ में ऐसा नहीं होगा, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक जाने के लिए अधिक ऊर्जा की आवश्यकता होती है। तो इलेक्ट्रॉन एस कक्षक से उत्तेजित होकर रिक्त डी कक्षक में नहीं जाता। तो इसका मतलब है कि एस कक्षक के इलेक्ट्रॉन बंध निर्माण में भाग नहीं लेते। पी कक्षक के इलेक्ट्रॉन बंध निर्माण में भाग लेते हैं, क्योंकि यहाँ पर प्रत्येक कक्षक में केवल एक इलेक्ट्रॉन होता है और इनमें एक 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 और इलेक्ट्रॉन प्रवेश कर सकता है। ये तीनों इलेक्ट्रॉन जोड़े बना सकते हैं, 3 जोड़े। तो बिस्मथ की संयोजकता 3 तो होती है, परंतु 5 नहीं होती है, क्योंकि एस कक्षक के इलेक्ट्रॉन बंध निर्माण में भाग नहीं लेते। ये जोड़े के रूप में होते हैं। जोड़े को हम युग्म कहते हैं। इनमें क्या होता है, इनमें एस कक्षक के इलेक्ट्रॉन रिक्त डी कक्षक में चले जाते हैं, तो ये 5 संयोजकता प्रदर्शित करते हैं। इनमें एस कक्षक के इलेक्ट्रॉन, इनमें से एक इलेक्ट्रॉन अलग हो जाता है। जब जोड़े के इलेक्ट्रॉन अलग हो जाते हैं तो हम क्या कहते हैं उसे हम कहते हैं अयुग्मन। यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन अलग हो जाता है तो उस क्रिया को हम कहते हैं अयुग्मन। लेकिन बिस्मथ में अयुग्मन नहीं होता। एस कक्षक के इलेक्ट्रॉन निष्क्रिय होते हैं, बंध निर्माण में भाग नहीं लेते। तो केवल पी कक्षक के ही इलेक्ट्रॉन बंध निर्माण में भाग लेते हैं। तो बिस्मथ की संयोजकता 3 होती है। एक वर्ग में ऊपर से नीचे जाते हैं तो क्या होता है, एक वर्ग में ऊपर से नीचे जाते हैं तो +3 ऑक्सीकरण अवस्था के स्थायित्व में वृद्धि होती है। इसीलिए नीचे के तत्व +3 ऑक्सीकरण अवस्था अधिक प्रदर्शित करते हैं, और इसका कारण है वर्ग में ऊपर से नीचे जाने पर अक्रिय युग्म प्रभाव बढ़ता है। तो हमने समझा कि अक्रिय युग्म प्रभाव क्या होता है, तो एक बार इसे हम रीड कर लेते हैं। पी ब्लॉक के किसी भी वर्ग में ऊपर से नीचे जाने पर, किसी भी वर्ग में मतलब सभी वर्गों में अक्रिय युग्म प्रभाव होता है। पी ब्लॉक के किसी भी वर्ग में ऊपर से नीचे जाने पर बाह्यतम एस कक्षक के इलेक्ट्रॉन का अयुग्मन नहीं होता, जिससे वह बंध बनाने में भाग नहीं लेता है। एस कक्षक निष्क्रिय रहता है। इस प्रभाव को अक्रिय युग्म प्रभाव कहते हैं। अक्रिय युग्म एक ऐसा जोड़ा जिसके इलेक्ट्रॉन बंध निर्माण में भाग नहीं लेते, उसी जोड़े को हम बोलते हैं अक्रिय युग्म। तो यह प्रभाव नीचे वाले तत्वों में अधिक होता है। यह प्रभाव भारी और बड़े तत्वों में होता है। क्यों होता है? क्योंकि इन तत्वों में NS और ND कक्षक की ऊर्जा में अधिक अंतर होता है। अंतर अधिक होने से यहाँ इस एस कक्षक के दोनों में से कोई भी एक इलेक्ट्रॉन इधर डी कक्षक में नहीं जा पाता, डी कक्षक खाली होता है। अतः NS के इलेक्ट्रॉन ND कक्षक में उत्तेजित नहीं होते। जब इलेक्ट्रॉन यहाँ से इसमें नहीं जाएंगे तो फिर संयोजकता कितनी होगी? 3 ही तो होगी। तो ओके दोस्तों, आपको समझ में आ गया होगा। आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और यदि आपको कोई प्रॉब्लम है तो कमेंट कीजिए, मुझे बताइए। ओके।